हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनसाइट्स। तो पिछले लेक्चर 2 में हमने देखा था सीक्वेंसिंग, शेड्यूलिंग एंड नेटवर्क एनालिसिस के कुछ बेसिक्स के ऊपर। तो आज का लेक्चर रहेगा लेक्चर 3 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के, जिसमें हम देखेंगे नेटवर्क एनालिसिस, जो पिछले लेक्चर में लास्ट में ख़त्म नहीं हुआ था, उस वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग आज। और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड CPM RRB JEE के पर्सपेक्टिव में, जिसमें से हर साल हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज पार्ट एंड CPM उसके साथ नेटवर्क एनालिसिस के डिटेल्स हम कवर करेंगे। उसके पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस में क्या है, सिलेबस में हम लोगों का प्रोडक्शन हो चुका है, उसके बाद सीक्वेंसिंग, शेड्यूलिंग ख़त्म हो चुका है, ब्रेक इवन एनालिसिस हो गया, ब्रेक इवन चार्ट हो गया। आज पार्ट एंड CPM कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इतना कुछ हो गया। और बाकी जो दिखाई दे रहा है इनमें से बहुत दिन नहीं लगेगा। इनमें स्टोर जो है, स्टोर वाला पार्ट, स्टोर से यहाँ बीन कार्ड तक ये वाला, और उसके साथ मटेरियल हैंडलिंग, ये एक क्लास में ख़त्म हो जाएगा हम लोगों का। उसके बाद जो इन्वेंट्री कंट्रोल होगा, इन्वेंट्री कंट्रोल, ABC एनालिसिस, सेफ्टी स्टॉक, रीऑर्डर लेवल, ये सब एक क्लास में लगेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें टाइम लगेगा। और ये जॉब एनालिसिस एक लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली तो हम लोग का 2 लेक्चर अभी हुआ है, ये नंबर 3 है। और इसके बाद और 3 से ख़त्म हो जाएगा। और एक लेक्चर रहेगा जो कि क्वेश्चंस का रहेगा। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद 3 और 4 लेक्चर में पूरा इंडस्ट्रियल हम लोग का ख़त्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते। प्रीवियस क्लास में क्या हुआ था एक बार देख लेते। प्रीवियस लेक्चर, उसमें सीक्वेंसिंग पहले हम लोगों ने देखा था, उसके बाद शेड्यूलिंग देखा था। सीक्वेंसिंग अबाउट द ऑर्डर ऑफ द जॉब्स, हमने पढ़ा था कि जॉब को किस ऑर्डर में भेजेंगे, उस सीक्वेंस को हमने स्टडी किया था, जिसमें 4 रूल के बारे में बताया था। एक SPT रूल, शॉर्टेस्ट प्रोसेस टाइम, EDD रूल, अर्लीस्ट ड्यू डेट, STR रूल, स्लैक टाइम रिमेनिंग एंड क्रिटिकल रेशियो, ये हमने पढ़ चुका है। ठीक है, इसके बाद शेड्यूलिंग देखा था हम लोगों ने, जिसमें अबाउट द स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम, एक जॉब का स्टार्ट टाइम, मशीनिंग का स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। जस्ट बाय, इसमें क्या था, सीक्वेंसिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने कंक्लूजन निकाला था वो क्या है, जस्ट बाय चेंजिंग द सीक्वेंस टोटल फ्लो टाइम इज चेंज। हम क्या देख रहे थे, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, जिसको पहले एक सीक्वेंस में भेज रहे थे, उसके बाद हम सीक्वेंस अगर चेंज कर दिए तो हम लोगों का वेटिंग टाइम कम हो जा रहा था। ठीक है, तो वेटिंग टाइम हम लोगों का कम करना या फ्लो टाइम हम लोगों का कम करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था, जैसे कि हमारा प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम रहे। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, MST देखा, मेक स्पैन टाइम, जो टोटल टाइम लगेगा हर एक जॉब को कंप्लीट करने में, वो मेक स्पैन टाइम था। जॉब फ्लो टाइम, जो टोटल टाइम लगेगा, CI, जिसको कॉम्प्लीशन टाइम बोलते हैं, एक जॉब को पूरा कंप्लीट, एक शॉप में कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा उसको ही बोलते हैं जॉब फ्लो टाइम, जिसका फॉर्मूला था फ्लो टाइम इज इक्वल टू प्रोसेस टाइम, जो गिवन रहेगा हम लोगों के पास, और उसके बाद एक वेटिंग टाइम, ये दोनों को ऐड करके हम लोग के पास फ्लो टाइम आएगा। और एक रहेगा कि कॉम्प्लीशन टाइम माइनस अराइविंग टाइम हर एक जॉब का T इज इक्वल टू 0 में अराइविंग होना ही होना है। तो फ्लो टाइम के 2 फार्मूले, एक TI प्लस WI इज इक्वल टू CI माइनस AI मीन्स अराइवल टाइम, CI मीन्स कॉम्प्लीशन टाइम। और ड्यू डेट क्या था, ड्यू डेट जो फिनिश या डिलीवरी डेट होगा, एक्सपेक्टेड फिनिश और डिलीवरी डेट, उसको हम ड्यू डेट बोलते हैं। ड्यू डेट में 2 चीज़ पढ़ा था हम लोगों ने, एक टार्डीनेस, एक अर्लीनेस। टार्डीनेस जो हमारा जो ड्यू डेट है उसके बाद में अगर हमारा प्रोजेक्ट या जो मैन्युफैक्चरिंग वो कंप्लीट होता है, उसको टार्डीनेस बोलते हैं, जिसमें कॉम्प्लीशन टाइम ग्रेटर देन ड्यू डेट से बाद में हो रहा है, और यहाँ पे ड्यू डेट के पहले हो रहा है क्योंकि DI ग्रेटर देन CI। अर्लीनेस, इसमें भी कॉस्ट इन्वॉल्व रहता है, कि जैसे कि कॉस्ट, इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट, हम लोग को इन्वेंट्री में रखना पड़ेगा, तब एक कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाता है। और टार्डीनेस में जो कस्टमर गुडविल है वो हैम्पर हो जाता है। ठीक है, तो दोनों में हम लोगों का कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने क्या अप्रोच यूज़ किया था, जस्ट इन टाइम अप्रोच, JIT हम लोगों ने पढ़ा था ना, JIT अप्रोच। अगर कुछ जस्ट इन टाइम, कुछ ज़्यादा आगे भी नहीं, ज़्यादा बाद में भी नहीं, एकदम जस्ट इन टाइम अप्रोच हमने फॉलो किया था। तो ये कुछ हम लोगों ने सीक्वेंसिंग एंड शेड्यूल में
पढ़ लिया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये थोड़ा आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कुछ मेथड रहता है जिसमें बार चार्ट रहता है, माइलस्टोन चार्ट, लिंक्ड बार चार्ट एंड नेटवर्क एनालिसिस। ये पहले का जो 3 है, ये टू फाइंड आउट द प्रोजेक्ट कॉम्प्लीशन टाइम। कॉम्प्लीशन टाइम मीन्स CI, टोटल प्रोजेक्ट कॉम्प्लीशन टाइम फाइंड आउट करने के लिए ये 3 यूज़ करते हैं। और लेकिन हम लोगों के सिलेबस में ये नहीं है, तो हम लोग ये वाला नहीं पढ़ेंगे। तो हम लोग किससे डील करेंगे, नेटवर्क एनालिसिस, जिसमें पार्ट एंड CPM है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम नेटवर्क एनालिसिस के ऊपर डील करेंगे, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड CPM जो हम बाद में देखते हैं क्या है। तो नेटवर्क एनालिसिस क्या है, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। नेटवर्क एनालिसिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट, ठीक है। नेटवर्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ एंड इवेंट। एक्टिविटीज़ क्या था, एक एरो से डिनोट करते थे हम एक्टिविटीज़ को, और इवेंट को हम सर्कल से डिनोट करते थे, ठीक है। ये कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजी है एक्टिविटीज़ एंड इवेंट के। और एक्टिविटी पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट विच कंज्यूम टाइम। प्रोजेक्ट का एक पार्ट है जो टाइम कंज्यूम करता है। हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था ना, TIJ मतलब क्या, टाइम कंज्यूम हो रहा है यहाँ पे, लेकिन इवेंट टाइम कंज्यूम नहीं करेगा। इवेंट इज द पॉइंट इन टाइम अप्रोच, स्टार्ट एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ एन एक्टिविटी। तो इवेंट क्या है, इवेंट इज पॉइंट इन टाइम अप्रोच, जहाँ पे स्टार्ट एंड एंडिंग ऑफ एन एक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं। और एक्टिविटी इज कंज्यूम टाइम विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट। और नेटवर्क एनालिसिस में क्या है, नेटवर्क एनालिसिस व्हेन ऑल द एक्टिविटीज एंड इवेंट्स इन अ प्रोजेक्ट आर कनेक्टेड लॉजिकली सीक्वेंसली, देन दे फॉर्म नेटवर्क इंटर रिलेशनशिप। जहाँ पर एक्टिविटीज़ और सीक्वेंस एक लॉजिकल और सीक्वेंस में कनेक्ट रहेगा, उसको ही हम नेटवर्क एनालिसिस बोलेंगे, जो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा एक्टिविटीज़ एंड इवेंट का, ठीक है। तो एक्टिविटीज़ और इवेंट से हम एक नेटवर्क एनालिसिस बनाएंगे जो कि एक लॉजिकल एंड सीक्वेंसली इंटर रिलेशनशिप होगा। इसके बाद कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क। कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क में बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क क्या है, एक्टिविटी ऑफ अ टास्क विच कंज्यूम टाइम एज वेल एज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था। रिसोर्सेज मीन 3M, मैन, मटेरियल एंड मनी। उसके साथ और भी कुछ जो भी है वो रिसोर्सेज के अंडर आता है। तो जो एन एक्टिविटी इज अ टास्क विच कंज्यूम टाइम एज वेल एज, जो हमको टाइम भी कंज्यूम करेगा और रिसोर्सेज जो हम एज अ रॉ मटेरियल और मैन, मटेरियल, मशीन यूज़ करेंगे वो भी कंज्यूम करेगा। तो दोनों टाइम भी कंज्यूम कर रहे हैं और रिसोर्सेज भी कंज्यूम कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे कि एक्टिविटी। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एरो, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई, लिख देते हैं, बाई, रिप्रेजेंटेड बाई एरो, और इवेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई सर्कल। एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाई एरो। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एरो एक्टिविटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। 4 ऑप्शन रहेगा, एक एरो रहेगा, सर्कल रहेगा, स्क्वायर रहेगा, कुछ रहेगा, तो उसमें हम टिक करेंगे एरो में। तो यहाँ से J एक स्टार्ट इवेंट है, और I को हम स्टार्ट इवेंट मानते हैं और J को हम एंड इवेंट मानते हैं, ठीक है। ये रहा हम लोगों का इवेंट और नोड बोल सकते हैं, और ये रहा हम लोगों का एक्टिविटी। जो टाइम एक्टिविटी के ऊपर हम क्या मेंशन किए, TIJ मीन्स ये हमारा टाइम कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। और जो एंड इवेंट होगा इसको हम हेड इवेंट बोलते हैं। इसको कैसे याद रहेंगे, एरो का शाइन हेड पार्ट जहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, एरो का हेड हम ये पकड़ लेते हैं, जो यहाँ पे जो कनेक्ट हो रहा है इसको बोलेंगे हम हेड इवेंट। और टेल, जो टेल पार्ट जहाँ पे कनेक्ट हो रहा है उसको बोलेंगे हम टेल इवेंट, ठीक है। ये रहा हमारा टेल इवेंट और स्टार्ट इवेंट, और ये रहा हम लोग का हेड इवेंट और एंड इवेंट। सिंपल सा चीज़ है। और 2 चीज़ें हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था, एक है एक्टिविटी के 2 पार्ट होता है, एक प्रीडिसेसर एक्टिविटी और सक्सेसर एक्टिविटी। प्रीडिसेसर एक्टिविटी मीन्स नाम से
समझ में आ रहा है कि प्री मीन्स प्रीवियस एक्टिविटी, जो प्रीवियस एक एक्टिविटी के प्रीवियस जो एक्टिविटी होगा उसको हम प्रीडिसेसर एक्टिविटी बोलेंगे, एंड सक्सेसर एक्टिविटी एज वेल जो नेक्स्ट एक्टिविटी होगा, मतलब एक एक्टिविटी के बाद जो एक्टिविटी होगा उसको हम सक्सेसर एक्टिविटी कहेंगे। तो एग्जाम्पल से हम देखते हैं, अगर ये वन एक्टिविटी है, वन इवेंट है, ये 2 नंबर इवेंट है और 3 नंबर इवेंट है, और एक्टिविटी ए एक्टिविटी बी एक्टिविटी, तो हम इसमें क्या कहेंगे, ए इज़ द प्रीडिसेसर ऑफ बी और बी डिपेंड्स ऑन ए इज़ द प्रीडिसेसर ऑफ बी, मतलब बी का पहला एक्टिविटी होगा ये, और ए का बाद ए एक्टिविटी का बाद का एक्टिविटी होगा बी एक्टिविटी, ठीक है। और बी एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन ए, बी एक्टिविटी हमेशा ए एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा, ये कितना टाइम कंज्यूम करेगा, कितना रिसोर्सेज कंज्यूम करेगा, इसके ऊपर पूरा डिपेंड करेगा, ठीक है, बी एक्टिविटी। और इवेंट और नोट रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग ऑफ द कॉम्प्लीशन ऑफ द एक्टिविटी, और इवेंट और नोट हम सर्कल से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये रहा कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम एक देखते हैं एक नेटवर्क, इसको हम नेटवर्क डायग्राम और नेटवर्क डायग्राम बोलते हैं, जिसको यहाँ पे स्टार्ट इवेंट रहेगा एक और एक एंड इवेंट रहेगा, ठीक है। मान लीजिए ये ए एक्टिविटी, बी एक्टिविटी, सी एक्टिविटी, डी एक्टिविटी, ई एक्टिविटी, एफ एक्टिविटी। तो इसका क्या हुआ, बी का प्रीडिसेसर एक्टिविटी कौन है, ये सी का प्रीडिसेसर एक्टिविटी कौन है, बी, एफ का कौन है, एफ का 2 प्रीडिसेसर एक्टिविटी है, एक ई हुआ एक सी हुआ, सेम ऐसी तरह बी का भी ए होगा, कुछ ऐसा होगा। इसके बाद देखेंगे हम क्या है, इसके बाद एक मार्च और बर्स्ट इवेंट। मार्च बर्स्ट क्या था, तो इसके पहले ये वाला जो पोर्शन है ये पिछली स्लाइड का है, ये इट कंज्यूम नो टाइम। नो टाइम किसके बारे में बोल रहे हैं, हमको इवेंट के बारे में। इवेंट डज नॉट कंज्यूम एनी टाइम और एनी रिसोर्सेज और इट रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, ये हम लोगों ने पढ़ चुके। इट इज़ द पॉइंट इन टाइम, जस्ट पॉइंट इन टाइम, मतलब ये वाला एक पॉइंट इन टाइम, यहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है, ये एक और एक इवेंट है। टाइम कंज्यूम एक्टिविटी ए पे हो रहा है, ये ए एक्टिविटी, इसमें टाइम एंड रिसोर्सेज दोनों कंज्यूम हो रहा है। और बर्स्ट एंड मार्च इवेंट, ये क्या है, बर्स्ट इवेंट जहाँ पे एक इवेंट से 2 एक्टिविटी डाइवर्ज हो रहा है, निकल रहा है, उसको हम बोलेंगे बर्स्ट इवेंट। हियर 2 और मोर एक्टिविटीज आर डाइवर्ज, ठीक है। इजी टर्म, एक इवेंट से अगर एक और 1 और 2 और मोर एक्टिविटीज़ अगर निकल रहा है उसको हम बोलेंगे बर्स्ट इवेंट। और मार्च इवेंट वो होगा जिसमें 2 से ज़्यादा एक्टिविटीज़ एक ही इवेंट पे आके मिलेगा, ठीक है। इट्स कम एंड मर्ज, ठीक है। ये एक्टिविटी ए एक्टिविटी बी इस इवेंट पे आके मिल रहा है, तो इस इवेंट को हम बोलेंगे मार्च इवेंट। और बर्स्ट इवेंट किसको बोलेंगे, अगर ए एक्टिविटी और बी एक्टिविटी सेम इवेंट से निकल रहा है उसको बोलेंगे हम बर्स्ट एक्टिविटी। बर्स्ट हो रहा है, ये मर्ज हो रहा है, ठीक है, नाम से ही याद रहेगा। और मर्ज और बर्स्ट इसको हम मिक्स्ड बोल सकते हैं, मिक्स बोलते हैं इसको, मिक्स्ड इवेंट जिसमें मर्ज भी हो रहा है और बर्स्ट, दोनों एक ही इवेंट में दोनों मिक्स्ड भी हो, बर्स्ट भी हो रहा है और मर्ज भी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद रूल्स जो हम लोगों ने देखा था, 8 इंपॉर्टेंट रूल्स जो नेटवर्क एनालिसिस, नेटवर्क कंस्ट्रक्शन रूल्स में है। एक नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए 8 रूल्स हमको फॉलो करना ही होगा, नहीं तो हमारा जो नेटवर्क डायग्राम है कहीं ना कहीं गलती हो जाएगा, ठीक है। तो ये 8 रूल्स क्या है, नेटवर्क डायग्राम बनाने से पहले हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट क्या है देख लेते हैं, ईच एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 एंड ओनली 1 एरो। एक एक्टिविटी को हम एक ही एरो से डिनोट करेंगे, ठीक है। ए एक्टिविटी है, ए एक्टिविटी के लिए हम एक ही एरो लगाएंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट फ्लो लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे देखेंगे एक प्रोजेक्ट फ्लो ऑलवेज लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की ओर प्रोजेक्ट फ्लो रहेगा ऑलवेज, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद एरो मस्ट बी स्ट्रेट लाइन, देयर नो रेस्ट्रिक्शन इन द लेंथ ऑफ द एरो। एरो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होगा, सिर्फ ऐसा स्ट्रेट लाइन हो सकता है, ऐसा स्ट्रेट लाइन हो सकता है, ऐसा स्ट्रेट लाइन हो सकता है, इससे लंबा भी स्ट्रेट लाइन हो सकता है, लेंथ का कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन एरो ऑलवेज आ स्ट्रेट लाइन।
उसके बाद 4 नंबर पॉइंट क्या है, 4 नंबर पॉइंट है एरो शुड नॉट क्रॉस ईच अदर इन द नेटवर्क डायग्राम। कोई भी एरो मीन्स कोई भी एक्टिविटी एक नेटवर्क डायग्राम में एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। मान लीजिए एक एक्टिविटी ए और यहाँ से एक इवेंट से निकल रहा है और यहाँ से एक इवेंट से ये वाला एक्टिविटी आ रहा है, ठीक है, बी एक्टिविटी, तो ए और बी दोनों को क्रॉस कर रहा है, दोनों एरो मीन्स दोनों एक्टिविटी एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, ये नेटवर्क डायग्राम में कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डोंट शुड नॉट क्रॉस ईच अदर इन द नेटवर्क, कोई भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर पॉइंट क्या है, 5 नंबर है इन अ नेटवर्क डायग्राम देयर शुड बी ओनली वन इनिशियल इवेंट एंड वन एंड इवेंट। एक नेटवर्क डायग्राम में एक ही इनिशियल इवेंट होगा और एक ही स्टार्ट इवेंट होगा। मान लीजिए नेटवर्क डायग्राम, एक सिंपल नेटवर्क डायग्राम, यहाँ पे करा मैंने यहाँ पे शायद, हाँ यहाँ पे देख, यहाँ पे एक नेटवर्क डायग्राम है, एक सिंपल नेटवर्क डायग्राम जिसमें क्या बोला था हम लोगों ने, 5 नंबर पॉइंट, एक ही स्टार्ट इवेंट होगा और एक ही एंड इवेंट होगा, ठीक है। स्टार्ट इवेंट 1 से स्टार्ट हो रहा है, 8 में ख़त्म हो रहा है, बीच में बहुत सारा इवेंट हो रहा है जिसमें कि हम देख रहे हैं कि बर्स्ट इवेंट है, मर्ज इवेंट है, मार्च इवेंट है, बर्स्ट इवेंट है, लेकिन लास्ट और एंड इवेंट और स्टार्ट इवेंट हमेशा एक होगा कोई भी नेटवर्क डायग्राम में, तभी वो नेटवर्क डायग्राम में कंसिडर होगा, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर पॉइंट क्या है, 6 नंबर पॉइंट है नो लूपिंग नो साइक्लिंग। कोई भी नेटवर्क डायग्राम में कोई लूपिंग मतलब ऐसा साइक्लिंग, ए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए एक्टिविटी, बी एक्टिविटी, सी, फिर डी बी पे आके मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक साइकिल, एक लूप क्रिएट हो रहा है, लूप क्रिएट नहीं होना चाहिए, नॉट पॉसिबल इन अ नेटवर्क डायग्राम। तो हमको नेटवर्क डायग्राम जब हम बनाएंगे तो हम देखेंगे कि कोई भी लूपिंग ना हो, ठीक है। उसके साथ नो डैंगलिंग मीन्स कोई डिस्कनेक्टेड पोर्शन नहीं रहेगा, ठीक है। इन अ नेटवर्क डायग्राम देयर आर ब्रोकन एक्टिविटी इज नोन एज डैंगलिंग। यहाँ पे देखिए ए से स्टार्ट हो रही है एक्टिविटी, बी ई सी डी ई जी के बाद यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे 5 नंबर क्या पढ़ा था, देयर शुड बी ओनली वन इनिशियल इवेंट एंड ओनली वन एंड इवेंट। तो यहाँ पे एंड इवेंट तो एक से ज़्यादा हो रहा है ना, 1-2 एंड इवेंट हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमको यहाँ पे डामी एक्टिविटीज़ से यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, कहीं पे, तो वो बाद में देखेंगे डामी एक्टिविटीज़ क्या है। तो ये हमको याद रखना पड़ेगा, नो डैंगलिंग मतलब कोई डिस्कनेक्ट पोर्शन नहीं रहेगा हम लोगों के नेटवर्क डायग्राम में, डैंगलिंग कनेक्टेड टू द फाइनल, और डैंगलिंग जहाँ पर डैंगलिंग होगा वो फाइनल इवेंट में कनेक्ट हो जाएगा। मतलब ये वाला अगर जी हम लोग कंसिडर कर रहे तो हम ये वाला नया एक्टिविटी बना के इसको हम जी कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा हम लोगों का क्या हो गया, एक एंड इवेंट और एक स्टार्ट इवेंट हो गया, ठीक है। सो ये दो, एक नो लूपिंग होगा और नो डैंगलिंग। लास्ट वाला पॉइंट क्या है नेटवर्क कंस्ट्रक्शन में, ईच एक्टिविटी मस्ट हैव ए टेल एंड अ हेड इवेंट बट नो 2 और मोर एक्टिविटीज में हैव द सेम टेल और हेड इवेंट। क्या बोलना चाहता है, ये बोलना चाह रहा है कि एक कोई एक्टिविटी का एक हेड इवेंट और एक टेल इवेंट हो सकता है, ठीक, बट कोई 2 एक्टिविटीज़ का कोई सेम हेड इवेंट और कोई सेम टेल इवेंट नहीं हो सकता, ठीक है। मान लो अगर यहाँ पे एक इवेंट है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक, यहाँ से एक बर्स्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ मिला, ये एक और एक इवेंट है, यहाँ से गया ऐसा, ऐसा कुछ है हम लोगों का एक डायग्राम ये है, और एक डायग्राम ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, ठीक है। यहाँ पे देखो कि हर एक एक्टिविटी का एक ही हेड पॉइंट होगा या एक ही टेल पॉइंट होगा, दोनों एक साथ नहीं भी हो सकता। लेकिन यहाँ पे ये का हेड इवेंट एक है, टेल इवेंट भी एक है, लेकिन बी का हेड इवेंट 2 है, लेकिन टेल इवेंट एंड इवेंट एक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे
जो नंबर 1 पे हमने मेंशन किया था, यहाँ पे ए और बी का सेम, ए से 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से मिल रहा है, ये पॉसिबल नहीं है हम लोगों का। यहाँ पे रूल्स में क्या बोला, नो 2 और मोर एक्टिविटीज़ में हैव द सेम टेल और हेड इवेंट। टेल इवेंट सेम हो सकता है, ठीक है, और हेड इवेंट भी सेम हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ कभी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत जगह टेल इवेंट और हेड इवेंट दोनों एक है, लेकिन कोई दो एक साथ नहीं हो सकता जो इसमें मेंशन है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डमी एक्टिविटीज़, यहाँ पर जो हो रहा है ना, जहाँ पे दोनों एक साथ हो रहा है, इसमें यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, डामी एक्टिविटीज़ यूज़ करेंगे। डामी एक्टिविटीज़ क्या है, ये भी एक एक्टिविटीज़ ही है, लेकिन इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। वो क्या है, डज नॉट रिक्वायर एनी टाइम और रिसोर्सेज। एक्टिविटी पढ़ने के शुरुआत में हमने क्या पढ़ा था, एक्टिविटी विच वन रिक्वायर टाइम एंड रिसोर्सेज। ठीक है, लेकिन ये डमी एक्टिविटीज़ जो है, ये टाइम और रिसोर्सेज दोनों का इस्तेमाल नहीं करेगा। और रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, जहाँ पर डॉटेड लाइन दिखेगा हमको नेटवर्क डायग्राम में, वहीं पर हमको क्या समझ में आएगा कि ये डमी एक्टिविटीज़ यहाँ पे है। और इट इज़ एन आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस बाय द इमेजिनरी लाइन, ये इमेजिनरी लाइन के साथ एक आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस किया गया है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोई भी हम अगर नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे, उसमें हम मिनिमम डमी एक्टिविटीज़ यूज़ करेंगे। अगर नहीं हो रहा है कहीं पे नेटवर्क डायग्राम बना नहीं पा रहे, तब हम मिनिमम डमी एक्टिविटीज़ जब यूज़ करेंगे, इसको दिमाग में रखना होगा कि मिनिमम डमी एक्टिविटीज़ हमको यूज़ करना पड़ेगा। और डमी एक्टिविटीज़ नो टाइम और नो रिसोर्सेज, डज नॉट कंज्यूम एनी टाइम और रिसोर्सेज। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इवेंट 1 है, यहाँ से दो एक्टिविटी ए एक्टिविटी बी एक्टिविटी, ए एक्टिविटी यहाँ पे आ रहा है, बी एक्टिविटी यहाँ पे आ रहा है, इसको हम 2 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे 4 पे मिल रहा है। ठीक है, ये एक्टिविटी, तो अगर ये डामी एक्टिविटी हम हटा देते हैं, ठीक है, मान लो ये डामी एक्टिविटी हम हटा दे रहे हैं, तो क्या हो, यहाँ पर डैंगलिंग हो रहा है। तो हमको क्या बोल रहा था उस पिछली वाले स्लाइड में, जो नो डैंगलिंग, कोई डैंगलिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक डॉटेड लाइन से एक एक्टिविटी ड्रॉ करेंगे, जो हमारा नेटवर्क जो डायग्राम है उसको फिनिश करने में मदद करेगा, लेकिन कोई भी इसमें रिसोर्सेस और टाइम इस्तेमाल नहीं होगा। तो इसको ही हम डमी एक्टिविटीज़ बोलेंगे। इसको मिनिमम यूज़ ऑफ डमी, जितना कम डमी एक्टिविटीज़ हम यूज़ कर सकते हैं एक नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए, उतना ही फ़ायदा है हम लोगों का नेटवर्क डायग्राम और एनालिसिस में। और इसके बाद ख़त्म हो गया हमारा नेटवर्क, जो बेसिक्स वगैरह, बेसिक्स से डेप्थ सब खत्म हो गया हमारा नेटवर्क एनालिसिस के कॉन्सेप्ट पे। हम पढ़ेंगे पार्ट एंड CPM, विच वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। स्टार लगा रहे, एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, यहाँ से क्वेश्चन पहले ही आ जाता है फुल फॉर्म से क्वेश्चंस। ठीक है, डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ लेता है एग्ज़ाम में। CPM इसका मतलब है क्रिटिकल पार्ट मेथड, और पार्ट मीन्स प्रोजेक्ट इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। ठीक है, प्रोजेक्ट इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, और ये रहा क्रिटिकल पाथ मेथड। इस CPM में क्रिटिकल पाथ का, क्रिटिकल का बहुत मीनिंग है, बाद में हम देखेंगे। तो पहले हम छोटा सा एकदम बेसिक्स नॉलेज लेते हैं कि पार्ट एंड CPM होता क्या है, उसके बाद इन डेप्थ जाएंगे हम, क्या कुछ नहीं रहता। CPM क्या है, इन CPM मीन्स क्रिटिकल पाथ मेथड, वी ऑलवेज नो द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी। हम ऑलवेज जो एक्टिविटी है उसका ड्यूरेशन, एक्टिविटी ड्यूरेशन मीन्स TIJ, ये हमेशा पता होगा। ठीक है, पहले से पता होगा। इन CPM वी ऑलवेज नो अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी, एक्टिविटी का ड्यूरेशन हमेशा पता होगा। एंड इट इज़ अ डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। ठीक है, ये एक डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है, और इसमें हमारा ड्यूरेशन हमेशा पता होगा, जो कि है TIJ के डिनोट करते हैं हम। इन पार्ट, जो कि है प्रोजेक्ट इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, यहाँ क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी। बेसिक डिफरेंस इसमें क्या आ गया, यहाँ पे ड्यूरेशन जो है वो ड्यूरेशन हमको, बेसिक डिफरेंस क्या होगा, जो यहाँ पे ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन हमको पहले से पता होगा, लेकिन यहाँ पे जो ड्यूरेशन है इसको हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, यही बेसिक डिफरेंस हो गया यहाँ पे। उसके बाद हम आएंगे, इट इज़ अ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। क्या कि क्यों प्रोबेबिलिस्टिक बोल रहे हैं, क्यों डिटर्मिनिस्टिक बोल रहे हैं, हम बाद में देखेंगे। ये
प्रोबेबल एक डाटा होगा, इसलिए हम उसको प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल बोलते हैं। और डिटर्मिनिस्टिक इसको हम पहले से जानते हैं और निकल चुके हैं और इस नोन है, इसको हम इसलिए डिटर्मिनिस्टिक मॉडल बोलते हैं। ठीक है, ये रहा बेसिक एक स्पार्टन सीपीएम का थोड़ा बेसिक है। इसके बाद हम देखते हैं क्या है। इसके बाद है सीपीएम। पहले हम सीपीएम देखते हैं। सीपीएम क्या है? क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल, इस टर्म पे हमको जोड़ देना पड़ेगा। क्रिटिकल पाथ मेथड क्या बोल रहे हैं? क्रिटिकल पाथ मेथड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द नेटवर्क का सबसे लॉन्गेस्ट पाथ। ठीक है, एक मान लीजिए अगर एक नेटवर्क डायग्राम है, इसमें अगर मेरा ये जो कैलकुलेशन के बाद ये हमारा लॉन्गेस्ट पाथ रहेगा तो इसको हम बोलेंगे क्रिटिकल पाथ। ठीक है, एंड मीन प्रोजेक्ट कॉम्प्लीशन टाइम, मिनिमम प्रोजेक्ट कॉम्प्लीशन टाइम मिनिमम होना चाहिए। यहाँ पे दो कॉन्ट्रडिक्टरी हो जा रहा है ना, कि एक बोल रहे हैं हम एक प्रोजेक्ट कॉम्प्लीशन टाइम मिनिमम होगा, लेकिन बोल रहे कि लॉन्गेस्ट पार्ट होगा फिर तो प्रोजेक्ट कॉम्प्लीशन टाइम मैक्सिमम हो जाएगा ना। लेकिन नहीं, हमको वही पाथ फाइंड करना है जिसमें मेरा प्रोजेक्ट कॉम्प्लीशन टाइम मिनिमम हो, लेकिन पाथ जो हर एक इवेंट से, मोस्ट ऑफ द इवेंट से जा रहा है। ठीक है, तो उस क्रिटिकल पाथ को हम बोलेंगे क्रिटिकल पाथ। और उस क्रिटिकल पाथ में जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह होगा, मतलब ये ए एक्टिविटीज़, बी एक्टिविटीज़, इन सब एक्टिविटीज़ को हम बोलेंगे क्रिटिकल एक्टिविटीज़। ठीक, एक्चुअल ड्यूरेशन इज नोन। सीपीएम में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि एक्चुअल ड्यूरेशन हो वो पहले से हमको नोन होगा। एंड क्रिटिकल ड्यूरेशन और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, जिसको हम क्रिटिकल ड्यूरेशन और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बोलते हैं। व्हाट इज द अर्लीस्ट टाइम इन विच द प्रोजेक्ट इज कम्प्लीटेड। कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं सीपीएम को निकालने के लिए। जो व्हाट इज द अर्लीस्ट टाइम यहाँ पे पढ़ा था ना कि मीन प्रोजेक्ट कॉम्प्लीशन टाइम मस्ट बी मिनिमम इसलिए क्योंकि अर्लीस्ट जो द अर्लीस्ट टाइम इन विच प्रोजेक्ट इज कम्प्लीटेड, जो जितना कम समय में मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, ये ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद ये पार्ट एक्टिविटी ओरिएंटेड है। एक्टिविटी को हम एरो से डिनोट करते हैं, तो ये पार्ट ACPA एक्टिविटी ओरिएंटेड है। फॉर रिपीटेटिव टास्क, जो मान लीजिए कोई इंडस्ट्री में जो टास्क बहुत रिपीटेटिव वे में हो रहा है, बहुत बार हो रहा है, उस टाइम हम ये क्रिटिकल पाथ मेथड, ये नेटवर्क एनालिसिस का ये क्रिटिकल पाथ मेथड हम लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें मेरा जो टाइम ड्यूरेशन है वो नोन है। टाइम ड्यूरेशन जब नोन होगा तब हमारा क्रिटिकल पाथ मेथड लगेगा। और उसमें कहाँ पर लगेगा? जब रिपीटेटिव टास्क हो, एक टास्क बार बार हो रहा है तब हम ये यूज़ करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है रिपीटेटिव टास्क में क्या होता है, एक्टिविटी ओरिएंटेड है कि नहीं है। और उसमें क्या है बाद में इन CPM फ्लोट कॉन्सेप्ट इज यूज्ड। फ्लोट क्या है बाद में देखते हैं। इन CPM फ्लोट कॉन्सेप्ट इज यूज्ड। इन CPM हैज़ ओनली वन टाइम एंड रिपीटेटिव टास्क। CPM में क्या है, एक एक्चुअल ड्यूरेशन रहेगा जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बोलते हैं, वो एक ही रहेगा और ये रिपीटेटिव टास्क में होगा। ठीक है, और ये फ्लोट वाला कॉन्सेप्ट CPM में फ्लोट कॉन्सेप्ट यूज है। लेकिन फ्लोट कॉन्सेप्ट क्या है ये बाद में देखते हैं हम, जब हम फ्लोट पढ़ेंगे तब देखते हैं। क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हम लोगों ने पढ़ा कि क्रिटिकल पाथ किसको बोलेंगे? जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा हम लोगों के नेटवर्क में। और लॉन्गेस्ट पाथ वो होगा जो मिनिमम टाइम कॉम्प्लीशन होगा, कॉम्प्लीशन टाइम जिसका मिनिमम होगा। और उसमें जो एक्टिविटी आएगा, मान लीजिए ये वाला हम लोगों का 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 8, ये वाला हम लोगों का एक क्रिटिकल पाथ है। ठीक है, क्रिटिकल पाथ है। ये हम लोगों को एग्ज़ाम में निकालने को नहीं बोलेगा, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया कैसे निकालते हैं क्रिटिकल पाथ। तो जस्ट एक इनिशियल एक समझने के लिए बोल रहे हैं कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 8, ये क्रिटिकल पाथ है। ठीक है, इस क्रिटिकल पाथ में हम लोग क्या देख रहे हैं? ABCDEF G H। इसमें देख रहे हैं कि
ए से बी, बी से सी, सी से जी, जी से एच, ये जो एक्टिविटीज़ है ये क्रिटिकल पाथ के अंडर आ रहा है, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एक्टिविटीज़। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्रिटिकल एक्टिविटीज़। क्रिटिकल एक्टिविटीज़ आर दोज विच कैन नॉट बी डिले, जिसको हम डिले नहीं कर सकते। ठीक है, फाउंड इन क्रिटिकल पाथ, जो हमने पहले बोला था, ये अगर एक क्रिटिकल पाथ है 1 2 3 5 7 8, उसमें जो जो एक्टिविटीज़ आएगा सारी को हम क्रिटिकल एक्टिविटीज़ बोलेंगे। फाउंड इन क्रिटिकल पाथ, नो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ अच्छा, क्रिटिकल रिलैक्स टाइम ग्रेटर देन 0, नो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ रिलैक्स टाइम ग्रेटर देन 0, और क्रिटिकल टाइम कैन नॉट डिले, ये और ये वाला पॉइंट हम देखेंगे। क्या क्यों बोल रहे हैं कि क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को हम डिले नहीं कर सकते। नो एक्स्ट्रा टाइम और नो फ्लोट। क्रिटिकल एक्टिविटीज़ ही जो एक पाथ होगा जिसमें हम जो हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है वो हम कैलकुलेट करेंगे, और क्रिटिकल पाथ की मदद से हम बाकी सारा कुछ निकालेंगे। तो इसमें जो टाइम है इसमें कोई डिले और एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगा सकते। और जो फ्लोट है, फ्लोट हम बोल देते हैं, फ्लोट क्या है, जो एक्स्ट्रा टाइम हम ऐड करते हैं प्रोजेक्ट में, जो एक्स्ट्रा टाइम हम ऐड करते हैं, क्यों ऐड करते हैं हम देखते हैं। लेकिन फ्लोट इज द टाइम, जो एक्स्ट्रा फ्लोट इज द कॉन्सेप्ट जहाँ पे हम एक्स्ट्रा टाइम ऐड करते हैं उसको बोलते हैं फ्लोट। लेकिन फ्लोट कोई क्रिटिकल एक्टिविटीज़ में कोई फ्लोट नहीं ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई डिले नहीं है। ठीक है, टू फाइंड द फ्लोट in the extra time for an activity only for non critical activities। float किसके लिए है, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज मीन्स डी ई एफ, इन सब के लिए हम मेरा फ्लोट कॉन्सेप्ट काम करेगा। लेकिन कोई भी फ्लोट कॉन्सेप्ट हमारा क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए काम नहीं करेगा। इट इज़ द एक्स्ट्रा टाइम फॉर एन एक्टिविटी। पहले बोला था कि एक्स्ट्रा टाइम है, जो भी एक प्रोजेक्ट में एक्स्ट्रा टाइम हम इंक्लूड करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, फॉर प्रोजेक्ट एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए, कुछ भी इंक्रीज़ करने के लिए, तो एक जो एक्स्ट्रा टाइम होता है उसको ही हम फ्लोट बोलते हैं, जो कि CPM के अंडर आता है। CPM में हम फ्लोट कॉन्सेप्ट होता है, और जब हम पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे स्लैक कॉन्सेप्ट। सेम ही चीज़ है कि जो एक्स्ट्रा टाइम है, लेकिन उसमें हम टर्म अलग हो रहा है। यहाँ पे फ्लोट कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, वहाँ पे पार्ट कॉन्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, टू फाइंड द फ्लोट, इट इज़ द एक्स्ट्रा टाइम फॉर एन एक्टिविटी का एक्स्ट्रा टाइम है, जो कि मेरा नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होगा, ना कि क्रिटिकल एक्टिविटीज़ में। क्रिटिकल एक्टिविटीज़ क्या है, इफ़ क्रिटिकल एक्टिविटीज़ डिले देन द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ऑल्सो चेंज। हर एक प्रोजेक्ट का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, प्रोजेक्ट का एक टाइमिंग है। अगर प्रोजेक्ट का टाइमिंग और टाइम जो ड्यूरेशन है वो चेंज होएगा तो पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। तो क्या है, प्रोजेक्ट का एक क्रिटिकल एक्टिविटीज़ डिले देन द होल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ऑल्सो चेंज। पूरा प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ में क्या है, विच आर नॉट इन द क्रिटिकल एक्टिविटीज़, जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं वही नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ है, और जो क्रिटिकल पाथ में नहीं आता उसको हम नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ बोलते हैं। यानी कि डी ई एंड एफ आर द नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़, बट नॉन क्रिटिकल डज नॉट अफेक्ट द ड्यूरेशन। नॉन क्रिटिकल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को कोई इफेक्ट नहीं करता, इसलिए तो यहाँ पे फ्लोट इंक्लूड हो रहा है ना। फ्लोट क्या, एक्स्ट्रा टाइम है। एक्स्ट्रा टाइम अगर हमारा क्रिटिकल एक्टिविटीज़ में सी में ऐड हो जाएगा तो क्या प्रोजेक्ट ड्यूरेशन चेंज हो जाएगा। लेकिन नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ में अगर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन फ्लोट ऐड हो जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो यही बात बोल रहे हैं। इसके बाद आता है टाइम एनालिसिस। बाकी फ्लोट वगैरह हम देखते हैं बाद में, यहाँ पे फ्लोट स्लैक लिखा हुआ है तो ये वाला देख लेते हैं बाद में हम क्या कुछ है। तो टाइम एनालिसिस क्या है, टाइम एनालिसिस हम लोग का 4 टाइप का टाइम पढ़ना है, ठीक है। पहले तो एक्टिविटी टाइम TIJ, जो कि CPM में ऑलरेडी गिवन होगा, ठीक है, नोन होगा, CPM ऑलरेडी नोन, ठीक है।
एंड पार्ट में इसको हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए तो ये प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, बाद में देखते हैं। इन एक्टिविटी टाइम दो एक्टिविटी टाइम होता है, एक तो स्टार्ट टाइम होता है, एक इवेंट फिनिश टाइम होता है। स्टार्ट टाइम में दो टाइम होता है, एक अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होता है, एक लेटेस्ट स्टार्ट टाइम होता है। और फिनिश टाइम में अर्लीस्ट फिनिश टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होता है, जिसको हम EST से डिनोट करेंगे, EST अर्लीस्ट टाइम, जितना जल्दी से जल्दी हम कोई काम को और प्रोजेक्ट को शुरू कर सकते हैं, इसको हमको ये हम क्या होता है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, कोई प्रोजेक्ट को हम जितना देर के अंदर शुरू कर सकते हैं। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, जितना देर तक हम इस प्रोजेक्ट को शुरू कर सकते हैं उसको बोलते हैं लेटेस्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। अर्लीस्ट, जितना जल्दी से जल्दी शुरू कर सकते हैं। और अर्लीस्ट फिनिश टाइम, जितना जल्दी से जल्दी हम कोई प्रोजेक्ट को फिनिश कर सकते हैं उसको बोलते हैं अर्लीस्ट फिनिश टाइम, जिसको EFT के नाम से जानते हैं। और लेटेस्ट फिनिश टाइम, कोई प्रोजेक्ट अगर जितना लेट से लेट टाइम तक हम फिनिश कर सकते हैं उसको बोलते हैं लेटेस्ट फिनिश टाइम, जिसको LFT के नाम से हम जानते हैं। और एक सिंबल से हम इसको डोनेट करते हैं, जो कि हमारा न्यूमेरिकल वगैरह में रहता है, वो लिख देते हैं। EST को हम EI के टर्म से लिखते हैं, LST को हम LI के टर्म में लिखते हैं, EFT को हम LJ के टर्म में लिखते हैं। और और लेटेस्ट EFT को हम EJ के टर्म में लिखते हैं। और LFT को हम अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, जो कि हम EI से डिनोट करेंगे। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम LI के टर्म से डिनोट करेंगे। उसके बाद अर्लीस्ट फिनिश टाइम EJ के टर्म से डिनोट करेंगे। और लेटेस्ट फिनिश टाइम LJ के टर्म्स में डिनोट करेंगे, ठीक है। ये 4 टर्म हमको याद रखना पड़ेगा, किसको क्या बोलते हैं। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, जितना जल्दी से जल्दी हम शुरू कर सकते हैं। और लेटेस्ट फिनिश टाइम, जितना देर से देर हम इसको फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक एक्टिविटी I, इवेंट I और इवेंट J, इसके बीच एक एक्टिविटी है जिसका ड्यूरेशन हमको पता है TIJ। तो TIJ में इसमें क्या है, EI मीन्स अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, LIJ लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, LJ लेटेस्ट फिनिश टाइम और EIJ अर्लीस्ट फिनिश टाइम। ये रहेगा हमारा हेड इवेंट और ये टेल इवेंट, ठीक है। इसके बाद तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद स्लैक और फ्लोट, जो हम लोगों ने देख रहा था ना पिछले स्लाइड में, यहाँ पे फ्लोट कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, स्लैक कॉन्सेप्ट क्या है देख लेते हैं। फ्लोट अगर पहले देख लेते हैं, फ्लोट क्या है। फ्लोट इज़ कैलकुलेटेड बाय CPM अप्रोच। CPM में हम फ्लोट यूज़ करेंगे, वही लिखा है। CPM अप्रोच में हम अप्रोच कैलकुलेट करेंगे फ्लोट में। और एक्टिविटी ओरिएंटेड होगा। फ्लोट क्या है, एक्टिविटी ओरिएंटेड। एक्टिविटी मीन्स एरो से हम डिनोट करें, ये एक्टिविटी ओरिएंटेड होगा। टेकिंग द एक्स्ट्रा टाइम फॉर एन प्रोजेक्ट, वन लाइनर है। टेकिंग द एक्स्ट्रा, जो भी एक्स्ट्रा टाइम हम एक प्रोजेक्ट में देंगे उसको ही हम फ्लोट बोलेंगे। सिमिलरली इसका कॉन्सेप्ट सेम है, स्लैक और फ्लोट का कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन दोनों टर्म अलग है क्योंकि यहाँ पे अप्रोच अलग है। यहाँ पे पार्ट पे अप्रोच हम लोग देखेंगे। स्लैक क्या है, बाय पार्ट अप्रोच, इवेंट ओरिएंटेड अप्रोच। ये क्या था, हम लोग का एक्टिविटी ओरिएंटेड अप्रोच था, ये हम लोग का क्या इवेंट ओरिएंटेड अप्रोच है। इफ donate the amount of time by which a particular event can be delayed without delaying the project duration। क्या बोल रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन किस पे डिनोट करते हैं, हम पहले ही बोले थे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्रिटिकल पाथ पे डिनोट करते हैं। क्रिटिकल पाथ क्या किससे कॉन्सिस्ट होता है, क्रिटिकल एक्टिविटीज से कॉन्सिस्ट होता है। तो कोई भी प्रोजेक्ट अगर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन डिले नहीं होकर भी कोई पर्टिकुलर इवेंट डिले हो सकता है विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, उसको ही हम बोलते हैं स्लैक, जो एक्स्ट्रा टाइम ऐड होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम जो कि हमारा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में कोई इफेक्ट नहीं करेगा विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। इसके बाद आता है स्लैक क्या है, स्लैक जो कि हमारा
पार्ट में था, ठीक है, पार्ट, और ये क्या है, इवेंट ओरिएंटेड। इवेंट ओरिएंटेड है। स्लैक लेटेस्ट अलाउेबल टाइम माइनस अर्लीस्ट अलाउेबल टाइम, लेटेस्ट अलाउेबल टाइम माइनस अर्लीस्ट अलाउेबल टाइम, लेटेस्ट अलाउेबल टाइम ELI माइनस EI, ठीक है। स्लैक इज इक्वल टू जो लेटेस्ट अलाउेबल टाइम, लेटेस्ट अलाउेबल टाइम मीन्स जितना लेट से लेट हम स्टार्ट कर सकते हैं माइनस जितना जल्दी से जल्दी हम इसको फिनिश कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, टेल इवेंट, आई से स्टार्ट हो रहा है एक्टिविटी इवेंट और जे इवेंट, जिसमें एक्टिविटी और इसका टाइम ड्यूरेशन हमको नोन है, ठीक है, और ये हमारा हेड इवेंट है और टेल इवेंट है। इसमें दो टर्म आता है, एक है टेल स्लैक और एक हेड स्लैक। स्लैक तो हम लोगों ने पढ़ा, जो एक्स्ट्रा टाइम हम ऐड करते हैं उसको बोलते हैं स्लैक, जो कि पार्ट के अंदर होता है और इवेंट ओरिएंटेड होता है, ठीक है। इस स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा जो भी एक्स्ट्रा टाइम हम ऐड करते हैं विदाउट जो भी इवेंट में जो डिले हम देते हैं विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, उसको ही हम बोलते हैं स्लैक और फ्लोट भी बोलते हैं। लेकिन स्लैक दो तरफ का होता है, एक है टेल स्लैक और एक होता है हेड स्लैक। टेल स्लैक को हम SIJ के टर्म से डिनोट करते हैं और हेड स्लैक को हम SJ से डिनोट करते हैं। सो SI इज इक्वल टू LI माइनस EI। LI EI क्या है हम लोगों ने पहले ही बता चुके हैं, और SJ इज इक्वल टू हेड स्लैक इज इक्वल टू LJ माइनस EJ, ठीक है। और EJ LJ क्या है हम लोगों ने पहले यहाँ पर डिस्क्राइब कर लिया, तो ये फॉर्मूला छोटा छोटा फॉर्मूला डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है। तो ये क्या है, EI यहाँ पे पढ़ा था ना हम लोगों ने, EI मीन्स अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एज सुन एज इट स्टार्ट, जितना जल्दी से जल्दी हम इसको शुरू कर सकते हैं। और LFT लेटेस्ट फिनिश टाइम, लेट टू लेट फिनिश, जितना लेट हम फिनिश कर सकते हैं इसको हम बोलते हैं लेट टू लेट फिनिश्ड और LJ, ठीक है। और दो अप्रोच है, अर्लीस्ट अप्रोच और लेटेस्ट अप्रोच। जब हम नेटवर्क डायग्राम करते हैं तो उसमें ये सब काम आता है, लेकिन इसमें वन लाइनर और न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन आता है, तो हमको याद रखना पड़ेगा कि अर्लीस्ट अप्रोच क्या है। अर्लीस्ट अप्रोच में हम फॉरवर्ड पास टेक्निक यूज़ करेंगे, अर्लीस्ट अप्रोच में हम फॉरवर्ड पास टेक्निक यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम ऐड करते जाएंगे, जो भी टाइम हम लोगों को मिलेगा वो हम टाइम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। और सिलेक्ट मैक्सिमम चीज़ को हम सिलेक्ट करेंगे। और लेटेस्ट अप्रोच में बैकवर्ड टेक्निक होगा, जहाँ पे हम पीछे से कैलकुलेट करेंगे। कोई भी अगर एक नेटवर्क डायग्राम होगा ना, यहाँ से बैकवर्ड में हम पीछे से कैलकुलेट करते जाएंगे, और फॉरवर्ड में हम सामने से कैलकुलेट, फॉरवर्ड पास में स्टार्ट से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड में अर्लीस्ट में फॉरवर्ड पास टेक्निक और लेटेस्ट में बैकवर्ड पास टेक्निक होता है। और यहाँ पे क्या कर रहे थे, वी ऐड कर रहे थे हम टाइम को, यहाँ पे वी सब्सट्रैक्ट द टाइम, सिलेक्ट द मिनिमम, हाँ यहाँ पे हम मिनिमम को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये जो है अर्लीस्ट अप्रोच, इसको ही हम फॉरवर्ड पास बोलते हैं, और लेटेस्ट अप्रोच को हम बैकवर्ड पास बोलते हैं, ठीक है। देख लेना एक बार कि फॉरवर्ड पास और लेटेस्ट पास, इन दिस वी कंप्यूट the time by which an activity is expected to be completed at a earliest, जितना अर्ली हम एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। बैकवर्ड पास में इन दिस वी compute the time by which an activity is expected to be completed by latest, जितना देर में ये ख़त्म हो जाएगा उसको हम बैकवर्ड पास में सब्सट्रैक्ट करते हैं और फॉरवर्ड पास में ऐड करते हैं। और बैकवर्ड पास में हम मिनिमम जो ये रहेगा टाइम रहेगा उसको हम कंसिडर करेंगे, और फॉरवर्ड में मैक्सिमम को हम कंसिडर करके चलेंगे। उसके बाद ई मीन्स अर्ली और अर्लीस्ट, और ये लेटेस्ट। अर्लीस्ट और लेटेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, द ENL वैल्यू ऑलवेज सेम फॉर द क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ में जो यहाँ पे क्रिटिकल पाथ है, अगर ये क्रिटिकल पाथ होगा, यहाँ पे E का वैल्यू और L का वैल्यू हमेशा
सेम रहेगा, सेम ऑलवेज फॉर सेम। तो क्रिटिकल पाथ में ई एंड एल का वैल्यू अर्लीस्ट और लेटेस्ट का वैल्यू ऑलवेज सेम रहेगा। द वैल्यू ऑफ ई एंड एल ऑन फर्स्ट एंड द लास्ट नोड आर ऑलवेज इक्वल। फर्स्ट एंड लास्ट नोड में फर्स्ट नोड और लास्ट नोड में ई और हमारा ई और एल का वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहेगा, इक्वल रहेगा। द वैल्यू ऑफ ई ऑन द लास्ट नोड विल गिव अस द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। एकदम लास्ट में जो ई का वैल्यू आएगा ना, यहाँ पे लास्ट में कहाँ गया, यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे पहले और में एक्टिविटीज इवेंट रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो ई का वैल्यू आएगा ये हम लोगों का जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन वो बताएगा। वन लाइनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फॉर ए एक्टिविटी टू बी क्रिटिकल 3 कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। एक एक्टिविटी हमको कैसे पता चलेगा कि क्रिटिकल है कि क्रिटिकल नहीं है? हम यहाँ पर बोल रहे हैं ना कि एक्टिविटी मस्ट बी क्रिटिकल होने से जो क्रिटिकल पाथ में आएगा उसमें क्रिटिकल एक्टिविटीज़ बोलेंगे। क्रिटिकल एक्टिविटीज़ में फ्लोट कॉन्सेप्ट नहीं काम करेगा, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा टाइम इंक्लूड नहीं होगा। तो हम कैसे समझेंगे कोई एक्टिविटी क्रिटिकल है, कैसे सेटिस्फाई होगा? तो उसके लिए तीन कॉन्सेप्ट है। हेड स्लैक एस जे, जिसको हम पहले यहाँ पे पढ़ चुके हैं। हेड स्लैक एस जे इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। टेल स्लैक एस आई मस्ट बी इज इक्वल टू 0 एंड एल जे माइनस एल आई इज इक्वल टू ई जे माइनस ई आई। ये सबका फुल फॉर्म हम पहले पढ़ चुके हैं। ई आई मीन्स अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम। इन सब का जो वैल्यू होगा टी आई जे मीन्स प्रोजेक्ट जो ड्यूरेशन है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मीन्स जो यहाँ पे इवेंट और एक इवेंट के बीच में टी आई जे हम डिनोट करते हैं। इस दौरान जो टाइम होगा इसको हम टी आई जे से डिनोट करते हैं। तो ये जो वैल्यू रहेगा यहाँ पे है ना, ई आई एल आई जी एल जे और ई जे, इसका जो अंतर रहेगा वो टी जे ड्यूरेशन टाइम से डिनोट करते हैं। तो टी जे ड्यूरेशन से इक्वल होगा। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर एक आई इवेंट है और एक जे इवेंट है, ठीक है, इसमें टाइम ड्यूरेशन टी इज इक्वल टू 10, टी आई जे इज इक्वल टू 10 बोल रहे हैं, ठीक है। टी आई जे इज इक्वल टू 10 जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें एक इवेंट से दूसरे इवेंट में जाने के लिए मेरा 10 मिनट का या कुछ समय लग रहा है, ठीक है। इसको हम टी आई जे से डिनोट कर रहे हैं, ड्यूरेशन 10 है। इसमें ई आई अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 15 दिया है और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम 15, एल ई जे 25, एल जे 25। तो हम फॉर्मूला में अगर बिठाएंगे हेयर एस जे इज इक्वल टू 0 कैसे हुआ? एस आई इज इक्वल टू एल जे माइनस ई आई, एल आई माइनस ई आई, एल आई माइनस ई आई अगर हम करेंगे एल आई माइनस ई आई 0, एल आई माइनस ई आई 0, एल जे माइनस ई जे 0 हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूला हमको सेटिस्फाई कर रहा है। और लास्ट में भी देखेंगे कि एल जे माइनस एल आई 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 10, और 10 क्या है हमारा टी आई जे ड्यूरेशन है। तो ये 3 सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए क्या बोले, सो दिस इज़ द क्रिटिकल एक्टिविटी। तो इसको हम क्रिटिकल एक्टिविटी के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद फ्लोट कॉन्सेप्ट स्लैक का देख लिया हम लोगों ने। इसके बाद फ्लोट देखेंगे। फ्लोट क्या है? और फ्लोट का रिलैक्स्ड और डिले प्रोवाइडेड टू एनी एक्टिविटी ओनली फॉर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़। नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए जो डिले और रिलैक्स टाइम हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसको ही हम फ्लोट बोलते हैं। फ्लोट टाइम नेवर बी फॉर क्रिटिकल एक्टिविटीज़, ऑलवेज फॉर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़। ये बात ध्यान रखना कि फ्लोट और स्लैक दोनों नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए है, और नॉन क्रिटिकल में जो रिलैक्स और डिले हम प्रोवाइड करते हैं उसको हम फ्लोट बोलते हैं। फ्लोट में क्या नोट करना होगा? all critical activities will have zero float always, means no extra time available for critical activities। critical activities के लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं है
और जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ है ज़ीरो फ्लोट, ये पहले से बोले कि क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैव ज़ीरो फ्लोट, और क्रिटिकल एक्टिविटीज़ में अगर ज़ीरो फ्लोट होगा तभी जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो चेंज नहीं होगा। अगर क्रिटिकल, मान लीजिए क्रिटिकल एक्टिविटीज़ है उसमें हम फ्लोट ऐड कर दिए, तो क्या क्रिटिकल एक्टिविटीज़ का जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन टाइम है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन टाइम वो बढ़ जाएगा, चेंज हो जाएगा, बढ़ सकता है, घट सकता है। तो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ में कोई फ्लोट नहीं ऐड होगा, ज़ीरो फ्लोट, ऑलवेज ज़ीरो फ्लोट, नो एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल फॉर क्रिटिकल एक्टिविटीज़। और यहाँ पे 3 टाइप का फ्लोट हम देखते हैं। एक होता है टोटल फ्लोट जिसको हम TF से डिनोट करेंगे, एक रहता है फ्री फ्लोट, और एक रहेगा इंडिपेंडेंट फ्लोट जिसको हम IF से डिनोट करेंगे। और क्या है क्लासीफाई हम बाद में, लेकिन हम जो बोल रहे हैं एक्स्ट्रा टाइम हम क्यों दे रहे हैं, ठीक है। जो हम बोले कि एक नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ में हम एक्स्ट्रा टाइम देंगे, क्रिटिकल में नहीं देंगे, क्रिटिकल में अगर दे दिए तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। ऑलवेज फ्लोट एंड स्लैक फॉर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ विच आर इन द नॉन क्रिटिकल पाथ। तो क्यों है, यही कॉन्सेप्ट है कि डिले एंड द रिलैक्सेशन मीन्स द फ्लोट एंड द स्लैक आर ऑफन नेसेसरी इन एक्टिविटीज़ फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन्स। किन किन चीज़ों के लिए हम ये यूज़ करते हैं फ्लोट कॉन्सेप्ट और स्लैक कॉन्सेप्ट, इसको तो नहीं भी इस्तेमाल कर सकते ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं होता, तब फ्लो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ सेम ही रहता, तो वहाँ पर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमको फ्लोट और स्लैक इस्तेमाल करना पड़ेगा नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि रीज़न इंक्लूडिंग ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, मैनेजिंग स्ट्रेस, जो भी टाइम रिलेटेड इशू होगा, कुछ स्ट्रेस होगा, रिड्यूस टू हेल्प रिड्यूस द स्ट्रेसेस इन इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ द रिजल्ट। कुछ रिजल्ट में कुछ ऐसा प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में रिजल्ट में कुछ क्वालिटी का इशू हो रहा है, तो उस क्वालिटी को फिक्स करने के नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी जिसमें हमारा टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा है, रिसोर्सेज कंज्यूम नहीं हो रहा है, उसमें हम लोग अगर टाइम ऐड करेंगे, डिले ऐड करेंगे, तब क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी या ऑप्टिमाइजेशन वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम डिले को ओनली नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करें। डिले कैन बी स्ट्रेटेजिकली यूज टू गैदर रिसोर्सेज। अगर डिले को हम रिसोर्सेज को डिले कैन बी स्ट्रेटेजिकली यूज टू गैदर रिसोर्सेज, ठीक है। तो डिले को हम यूज़ करते ही हैं, लेकिन वो किस में करते हैं, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ में करते हैं। और इसमें क्या, क्योंकि इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ द रिजल्ट की क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए, हेल्प द स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए, ठीक, इन सब चीज़ों के लिए हमको फ्लोट या स्लैक और डिले रिलैक्सेशन यूज़ करना ही पड़ेगा। फ्लोट का कॉन्सेप्ट क्या है, फ्लोट 3 टाइप्स ऑफ फ्लोट होता है, पहले देखा था हमने पहले स्लाइड में। टोटल फ्लोट जिसको हम TF बोलते हैं, फ्री फ्लोट FF और इंडिपेंडेंट फ्लोट IF। क्या है 3 चीज़, फ्लोट का भी 3 चीज़। फ्लोट मीन्स द एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा टाइम एडेड इन द नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा टाइम एडेड द नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, ठीक है। टोटल फ्लोट में क्या है, 3 फ्लोट है, 3 फ्लोट का 3 अलग अलग काम है। टोटल फ्लोट मैक्सिमम रिलैक्स और डिले प्रोवाइडेड टू द एक्टिविटी विदाउट इफेक्टिंग द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को हैम्पर नहीं करते हुए जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम एक रिलैक्स और डिले हम यूज़ कर सकते, एक एक्स्ट्रा टाइम हम मैक्सिमम कितना एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो विदाउट इफेक्टिंग द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, उसको ही बोलते हैं टोटल फ्लोट, ठीक है। टोटल फ्लोट जो मैक्सिमम हम देंगे उसको बोलते हैं टोटल फ्लोट। और टोटल फ्लोट का फॉर्मूला है LJ माइनस EI प्लस TIJ और LJ माइनस EI माइनस TJ। अगर यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो इसमें से यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फ्री फ्लोट इज रिलैक्स और डिले प्रोवाइडेड टू एनी एक्टिविटी बट विदाउट इफेक्टिंग अर्ली स्टार्ट ऑफ द सक्सेसर। मीन्स इसमें भी रिलैक्स और डिले प्रोवाइड करेंगे, लेकिन एनी एक्टिविटी बट विदाउट इफेक्टिंग द EST अर्लीस्ट एक सक्सेसर। जो सक्सेसर मीन्स जो पहले वाला एक्टिविटी होगा, B एंड A, B का सक्सेसर कौन है, A B का सक्सेसर A है, ठीक है। लेकिन इसमें B में कोई भी अगर हम ऐड करेंगे, ठीक है, कोई फ्लोट ऐड करेंगे, लेकिन वो A का जो स्टार्ट टाइम है उसको अगर मान लीजिए A में कोई हम ऐड करेंगे, ठीक है,
अच्छा यहाँ से यहाँ देखते हैं, ये एक्टिविटी और बी एक्टिविटी, ठीक है। दोनों एक्टिविटी, बी का सक्सेसर ए है, मीन्स बी का, सॉरी सक्सेसर बोला है ना, सॉरी सक्सेसर मीन्स, सक्सेसर हमने क्या देखा था यहाँ पे देखा था ना, सक्सेसर प्रेडिसेसर, या प्रीडिसेसर मीन्स प्रीवियस एक्टिविटी, बी का प्रीवियस एक्टिविटी कौन है, ये, और सक्सेसर एक्टिविटी नेक्स्ट, ए का नेक्स्ट एक्टिविटी कौन है, बी। तो उस हिसाब से हम चलेंगे कि यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे बोला है कि विदाउट इफेक्टिंग द EST ऑफ द सक्सेसर, EST में अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ द सक्सेसर मीन्स नेक्स्ट जो एक्टिविटी है, ए का नेक्स्ट एक्टिविटी कौन है, बी का EST मीन्स अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, और EI से डिनोट करें। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को हम कोई इफेक्ट ना करते हुए कितना डिले, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम एक टाइम है TIJ अगर 10 मिनट्स है, ठीक है, तो 10 मिनट से, और यहाँ पे 10 मिनट और यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 15 से, ठीक है, 5 मिनट मेरे पास है, तो हम 4 मिनट तक, 4 या 5 मिनट तक हम फ्लोट एक्स्ट्रा टाइम 4 और 5 मिनट हम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो क्या होगा, मेरा बी का जो है, बी का स्टार्ट टाइम हैम्पर नहीं होगा। मान लीजिए मेरा फ्लोट अगर मैं 7 मिनट ऐड कर रहा हूँ, 7 मिनट में फ्लोट ऐड कर रहा हूँ, तब मेरा कि बी डिले हो जाएगा। बी डिले कैसे होगा, बी का जो स्टार्ट टाइम है वो हैम्पर हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा, बी का स्टार्ट टाइम तो इफेक्ट कर जाएगा ना। तो बी का स्टार्ट टाइम इफेक्ट ना करते हुए ए में जितना हम डिले डाल सकते हैं इन द नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, उसको बोलते हैं हम फ्री फ्लोटिंग, ठीक है। और फ्री फ्लोट का एक फॉर्मूला है टोटल फ्लोट माइनस हेड इवेंट स्लैक, टोटल फ्लोट माइनस हेड इवेंट स्लैक, हेड इवेंट स्लैक माने मीन्स जो EST को हम इफेक्ट ना करते हुए, ठीक है। और इंडिपेंडेंट फ्लोट मिनिमम रिलैक्स और डिले प्रोवाइडिंग टू एनी एक्टिविटी विदाउट इफेक्टिंग द EST ऑफ द सक्सेसर एज वेल एज LFT ऑफ द प्रीडेसर। मतलब यहाँ पे दोनों, एक पहले तो EST था, लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे एक्स है, एक्स एक एक्टिविटी है, इसका कुछ LFT होगा, लेटेस्ट फिनिश टाइम को भी हैम्पर नहीं होगा और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को भी हैम्पर नहीं होगा। तब इसमें जितना हम एक्स्ट्रा टाइम ऐड कर सकते हैं उसको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट फ्लोट। इसका भी फॉर्मूला इंडिपेंडेंट फ्लोट इज इक्वल टू EJ माइनस LJ माइनस TIJ, डायरेक्ट फार्मूला रटना पड़ेगा। और यहाँ पे F इज इक्वल टू EJ माइनस EI माइनस TIJ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे EI, EJ, LI, LJ, इसको हम पहले डिनोट बोल दिए कि इसका क्या है। और इंडिपेंडेंट फ्लोट इज फ्री फ्लोट माइनस टेल इवेंट स्लैक, ठीक। उसके बाद आते हैं पार्ट में। पार्ट क्या है, पार्ट इज द प्रोजेक्ट इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, प्रोजेक्ट इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक व्हेन द एक्टिविटी ड्यूरेशन इज नॉट नोन। CPM क्या था हमारा, CPM, हाँ यहाँ से CPM को भी याद करते चलेंगे। CPM इज प्रोजेक्ट ड्यूरेशन नोन, फर्स्ट पॉइंट यही था ना, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज नोन। बट यहाँ पे क्या है, द एक्टिविटी ड्यूरेशन, एक्टिविटी और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, प्रोजेक्ट और एक्टिविटी बोल देते हैं, एक्टिविटी ड्यूरेशन इज नॉट नोन। एक्टिविटी डन फॉर द फर्स्ट टाइम, उसमें क्या था, फॉर रिपीटेटिव बार बार काम जो काम कर रहे हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं CPM कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन पार्ट कॉन्सेप्ट क्या है, जो तो जिसमें फर्स्ट टाइम हम कोई काम करेंगे इसके लिए हम पार्ट यूज़ करेंगे। इट इज़ अ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, जो टाइम यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है। पहले तो यहाँ पे टाइम हमको निकालना पड़ेगा, तो इस टाइम निकालने का जो पॉजिटिव और एक प्रोबेबल मॉडल है, तो इसको हम प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल बोलेंगे। नो बैकग्राउंड डाटा अवेलेबल फॉर एस्टिमेशन ऑफ एनी एक्टिविटी, कोई अदर डाटा एक्टिविटी नहीं है जिसको तो एक्टिविटी को निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा TIJ गिवन रहता था, ठीक है,
जो ड्यूरेशन वो गिवन रहता था फॉर नॉन रिपीटेटिव टास्क। नॉन रिपीटेटिव टास्क मीन्स जो पहली बार हम लोग कर रहे हैं उसको हम नॉन रिपीटेटिव टास्क बोलते हैं। व्हेन यूज प्रोबेबिलिस्टिक एस्टिमेशन ऑफ एनी एक्टिविटी we use probabilistic estimation of any activity। probabilistic estimation यूज़ करेंगे एक्टिविटी के लिए, पार्ट के लिए। और उसके बाद इवेंट ओरिएंटेड अप्रोच रहेगा। ये था एक्टिविटी ओरिएंटेड, यही था ना डिफरेंस, यहाँ से ही बन रहा है कि एक्टिविटी ओरिएंटेड है, इवेंट ओरिएंटेड है। यहाँ पे क्या यूज़ फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च और डेवलपमेंट क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है। फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसके लिए होता है? फर्स्ट टाइम, पहली बार तो कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं ना, तो इसमें पार्ट हम अप्रोच करते हैं, ठीक है, जो कि है प्रोजेक्ट इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक फॉर द फर्स्ट टाइम। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हम फर्स्ट टाइम के लिए करते हैं सारा कुछ, और हाईली अनसर्टेन है। ये जो हम निकालेंगे ये अनसर्टेनिटी लेवल इसका बहुत ज़्यादा होगा कि, लेकिन इसमें CPA में जो अनसर्टेनिटी लेवल था बहुत कम था। इसके बाद पार्ट में मेरा टाइम गिवन नहीं था, ठीक है, टाइम गिवन नहीं था, लेकिन हमको तो टाइम निकालना पड़ेगा ना। इसके लिए हमारा 3 टाइम हमको चाहिए। एक्चुअल टाइम निकालने के लिए हमारा 3 टाइम देना होना ज़रूरी है। वो 3 टाइम क्या क्या है? पार्ट 3 टाइम एस्टिमेशन, एक ऑप्टिमिस्टिक टाइम जिसको हम TO से डिनोट करेंगे, पैसिमिस्टिक टाइम TP से डिनोट करेंगे, एंड मोस्ट लाइकली टाइम जो मोस्ट एप्रोप्रिएट होता है इसको बोलेंगे हम TM, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम, इट इज़ द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एन एक्टिविटी। तो एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए जितना मिनिमम टाइम लगेगा उसको बोलेंगे मिनिमम टाइम, उसको बोलेंगे ऑप्टिमिस्टिक टाइम। पैसिमिस्टिक टाइम, मैक्सिमम टाइम टू रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एन एक्टिविटी। मैक्सिमम जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं पैसिमिस्टिक टाइम। और मोस्ट लाइकली टाइम अंडर द नॉर्मल कंडीशन वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। मोस्ट, अगर मान लीजिए हम लोगों ने एक एवरेज निकाला 5, ठीक है, 5 हम लोगों का टाइम है। टाइम में कोई सबसे ज़्यादा है, कोई सबसे कम है, कोई थोड़ा सा ज़्यादा है, कोई थोड़ा सा कम है। इसमें से जो मोस्ट हाई प्रोबेबिलिटी, जिसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा, मिडिल वन, इसको बोलते हैं हम मोस्ट लाइकली टाइम। जिसका प्रोबेबिलिटी, जिस टाइम का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा, मतलब इस टाइम का होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जिसको हम TM से डिनोट करेंगे। TP ग्रेटर देन TM ग्रेटर देन TO क्यों? TP मीन्स मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड, जो मैक्सिमम टाइम हमको बोल रहा है, जो मैक्सिमम टाइम ये लग सकता है, तो ये ज़्यादा होगा। उसके बाद TM मीन्स एवरेज जब हम निकालेंगे तो TM का वैल्यू इन दोनों से, इससे कम होगा, इससे ज़्यादा होगा। और TO मीन्स ऑप्टिमिस्टिक टाइम, इट इज़ द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है। तो बेसिक क्या हुआ, CPA में मेरा टाइम गिवन था, लेकिन पार्ट में मेरा टाइम गिवन नहीं था, इसलिए मेरा क्या हुआ, मुझे 3 चीज़ों की ज़रूरत होगा टाइम निकालने के लिए। एक तो होगा ऑप्टिमिस्टिक टाइम, एक होगा पैसिमिस्टिक टाइम, एक होगा मोस्ट लाइकली। ऑप्टिमिस्टिक टाइम इज़ द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड, जो मिनिमम एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को होने के लिए जो मिनिमम टाइम, ये मेरा मिनिमम टाइम है, इतने में हम कर सकते हैं। मिनिमम टाइम जो होगा, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड, उसको हम ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं। पैसिमिस्टिक मीन जो मैक्सिमम टाइम रिक्वायर होगा उसको पैसिमिस्टिक बोलते हैं। एंड मोस्ट लाइकली टाइम, इन दोनों के बीच का जो एवरेज कोई टाइम होगा इसको हम मोस्ट लाइकली मीन्स मोस्ट प्रोबेबल, प्रोबेबिलिटी जिसका हाई रहेगा, प्रोबेबिलिटी जिसका हाई रहेगा, इसका होने का चांसेस ज़्यादा है कि ना ये ज़्यादा हाई मैक्सिमम है ना मिनिमम है, इन बिटवीन है, ठीक है। और नोट क्या करेंगे हम, नोट में क्या लिखेंगे, नोट इन पार्ट द एक्टिविटी ड्यूरेशन दैट इज एज्यूम टू बी फॉलोड इज बीटा ड्यूरेशन, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। हम लोग का जो पार्ट एक्टिविटी जो ड्यूरेशन जो कर्व है
वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। इट इज़ यूज टू डिज़ाइन द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी। इन सारे चीज़ों को क्यों यूज़ कर रहे हैं? टीपी, टीओ, टीपी और टीएम से हम एक एक्सपेक्टेड टाइम निकालेंगे। ठीक है, ये मिनिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम रिक्वायर, मोस्ट लाइकली टाइम रिक्वायर। तो इन तीनों चीज़ों से हम एक एक्सपेक्टेड टाइम निकालेंगे, जो कि CPA में हम लोगों का ऑलरेडी गिवन था। लेकिन यहाँ पे मेरा मोटिव है इन तीनों से हम मेरा एक एक्सपेक्टेड टाइम, एक फार्मूला से एक्सपेक्टेड टाइम निकालेंगे। और इन तीनों चीज़ों में एक्सपेक्टेड टाइम जब हम निकालेंगे तब मेरा TO, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम गिवन होना होगा। ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है जो कि फ्रीक्वेंसी में, जो कि TO मीन्स मिनिमम जो टाइम लग रहा है, TP में जो मैक्सिमम टाइम लग रहा है। ठीक है, इन दोनों का प्रोबेबिलिटी का कर्व है। TO का होने का चांसेस बहुत कम है और TP का होने का बहुत चांसेस कम है, लेकिन TA मोस्ट लाइकली टाइम, इन दोनों के बीच का जो है वो TP है, TA में मोस्ट लाइकली टाइम, जिसका होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसको ही हम बोलते हैं बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, फॉलो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, जो अगर मेरा TM इसकी TO की साइड में चला गया तो लेट्स क्विट बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगा। अगर ये राइट की तरफ चला गया TM, TP की तरफ चला गया तो राइट स्क्यूड बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी ये वाला क्वेश्चन आता है कि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉलो करता है पार्ट का जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो करता है। ठीक है, और मोस्ट लाइकली टाइम इन दोनों के मिडिल में कोई होगा जहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा इस टाइम के होने का। ठीक है, रिलेशनशिप जो एग्ज़ाम में आता है इसमें न्यूमेरिकल भर के आते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले से तो इसको फॉर्मूला भी डायरेक्ट आ जाता है, न्यूमेरिकल आता है। एवरेज टाइम और एक्सपेक्टेड टाइम इज इक्वल टू TE से डिनोट करेंगे, जो कि होगा TO प्लस 4TM प्लस TP बाई 6। ठीक है, TE इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड टाइम, TO ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 टाइम्स ऑफ मोस्ट लाइकली टाइम प्लस TP बाई 6 ऑफ एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी के लिए। उसके बाद वेरिएंस हम देखेंगे। वेरिएंस क्या होगा? V इज इक्वल टू, वेरिएंस को हम किससे डिनोट कर सकते हैं? और सिग्मा स्क्वायर से बोल सकते हैं, इज इक्वल टू TP माइनस TO बाई 6 से होल स्क्वायर। मेजर अनसर्टेनिटी और वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू इसका रूट हो जाएगा। ठीक है, TP माइनस TO बाई 6, वेरिएंस का रूट हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। एक तो मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइम जिसको निकालने के TP, TO, TM तीनों ज़रूरत है, उसके लिए TP एंड TO की ज़रूरत होगा। ये सब ज़रूरत नहीं। और एक फार्मूला है कि क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट विद इन शेड्यूल टाइम। एक शेड्यूल टाइम में कंप्लीट करने के लिए एक फार्मूला Z इज इक्वल टू TS माइनस TE बाई सिग्मा। सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन एलोंग क्रिटिकल पाथ, एंड TE इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम एंड TS इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट शेड्यूल टाइम। इन दोनों की मदद से और इसके मदद से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट विद इन अ शेड्यूल टाइम निकाल सकते हैं। इसके बाद लास्ट स्लाइड, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, और एक बात देख लेते हैं कि पार्ट एंड CPM का बेसिक डिफरेंस क्या है। पार्ट इज इवेंट ओरिएंटेड एंड CPM इज एक्टिविटी ओरिएंटेड। एक्टिविटी की हेल्प से होगा, पार्ट इज इवेंट ओरिएंटेड। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल हम क्यों बोल दिए, क्योंकि यहाँ पे तीनों टाइम इंक्लूड हो रहा है, लेकिन हम लोग एक प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स पे हम लोग टाइम
निकाल रहे हैं, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी मेरा TM में ज़्यादा आ रहा है कि तो टाइम हम लोग का यहीं कहीं होगा। तो एक प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स पे हम लोग कर रहे हैं। तो इसके हम प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में डिटर्मिनिस्टिक मॉडल ऑलरेडी डिटरमाइन है, और 3 टाइम एस्टिमेशन आर मेड टू कंप्लीट एन एक्टिविटी। तीनों टाइम TO, TM एंड TP तीनों टाइम की मदद से हम एक जो टाइम एस्टिमेशन वो निकालेंगे बेस्ड ऑन 1 टाइम एस्टिमेशन कंप्लीट द एक्टिविटी, जो कि नोन होगा। एक 1 टाइम है TIJ जो कि नोन होगा, यहाँ पे एक ही टाइम के बेसिक्स पे होगा। और ये 3 टाइम के बेसिक्स पे हम यहाँ पे क्या निकाले थे, TE निकाले थे। स्लैक कॉन्सेप्ट इज यूज, यहाँ पे स्लैक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, और CPM में फ्लोट कॉन्सेप्ट है। फ्लोट कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या पढ़ा था, फ्लोट में हम टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट, ठीक है। स्लैग में हेड इवेंट स्लैग, SI और SJ दोनों पढ़े थे, ठीक है। इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम के लिए अगर करेंगे तो एक पार्ट यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो भी काम होता है वो पार्ट की हेल्प से करेंगे। और इन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में क्या होता है, रिपीटेटिव टास्क होता है। इसे बार बार सेम चीज़ करते हैं, इसलिए वहाँ पर हमको CPM यूज़ है, क्योंकि यहाँ पे मेरा टाइम जो है वो गिवन रहता है और मेरे को ऑलरेडी पता होता है, ठीक है। इसलिए हम जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, रिपीटेटिव टास्क है, उसमें CPM यूज़ करते हैं। तो कोई भी फर्स्ट टाइम के लिए कर रहे हैं तो एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हम CPM यूज़ करते हैं। तो ये हम लोग का हो गया इन डेप्थ पार्ट एंड CPM का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा इन्वेंट्री कंट्रोल के ऊपर आएगा, ठीक। इन्वेंट्री कंट्रोल का एक क्लास में हो जाएगा। उसके बाद जो बाकी का चीज़ है सिलेबस में वो हम लोग कवर कर लेंगे, जिसमें कि मटेरियल हैंडलिंग वगैरह, जो कि सेफ्टी स्टॉक, रीऑर्डर लेवल, वो सब कुछ है, वो एक क्लास में हो जाएगा। और एक जॉब एनालिसिस जो मोटिवेशन फैक्टर वगैरह है वो एक क्लास में। और एक क्लास जो 2025 में RRB JEE में जो पूछा है, ठीक है, RRB JEE में CVT 2 का दोनों जो शिफ्ट हो गया है, शिफ्ट 1 एंड 2 का जो क्वेश्चंस है उस सारे को एक क्लास में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 7 क्लास में हम लोगों का इंडस्ट्रियल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या स्टार्ट करते हैं। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। कोई भी डाउट और कुछ होगा इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन सब जगह मेंशन है। थैंक यू सो मच, बाय।